फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम एक इंटरव्यू लेके हाजिर हैं जो आपने कहा था कि स्ट्रेटजी कैसे करूं मेंस के लिए। तो आज हमारे साथ हैं बिहार के लाल राकेश कुमार। आज इनसे हम पूछेंगे इनकी जर्नी कैसे रही। आज ये प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और ये कहाँ पोस्टेड हैं और इनकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल यहाँ बनाएंगे। इनका सबसे पहले हम अगर थोड़ा बैकग्राउंड के आपके बारे में बताऊं तो उन्होंने पहले अटेम्प्ट 2019 में दिया CGL, उससे इनको सेंट्रल एक्साइज मिला। फिर उन्होंने 2020 का दिया जिससे इनको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला। 2021 के लिए ये DB करा के अभी आए हैं प्रयागराज में। तो 2021 से भी इनका अच्छा नंबर है, टॉपर है, 300 रैंक के आसपास इनकी होगी। तो इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने इनकी जो जर्नी है इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया और बनाया कि इन्होंने कंज्यूगेटिव आपने 3 लगातार एग्जाम CGL के निकाल दिए। और जो पहले पैटर्न जो आता था 22 में ही बनता है पैटर्न, उस पैटर्न पे इन्होंने काम किया। तो आज इनसे हम पूरा डिटेल देखेंगे और आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो अदर इंटरव्यू में आपको देखने को नहीं मिली होंगी। क्योंकि जब एक लो ग्राउंड से व्यक्ति उठ के आता है और फिर मेहनत करता है और आगे बढ़ता है और लगातार 3 एग्जाम निकाल देता है और SSC लेवल के एग्जाम निकालता है, तो आप उसका समझ सकते हैं कितना जुनून रहा होगा, कितना पेशेंस रहा होगा जॉब पाने के लिए और अपने माता पिता के नाम रोशन करने के लिए। तो राकेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे चैनल को आपने समय दिया। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या था, आप ये हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मैं तो पहले बता दूं, मैं अपने बिहार से हूं। बिहार में एक जगह है आरा, उसके पास एक गांव है जिसका नाम है लैठान। तो मैं लैठान गांव से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं अपनी जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, जितनी भी स्टडीज़ हैं, वो मैंने आरा में रह के ही की है। तो मेरा कॉलेज लाइफ और मेरा जो भी प्रिपरेशन टाइम है वो सारा आरा में ही बीता है। तो मैंने वहीं से अपनी सारी पढ़ाई पूरी की है। आपका जो एकेडमिक था वो आपका हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम था एकेडमिक? जी, 10th और 12th? 10th क्लास तक तो हिंदी मीडियम ही था क्योंकि मैंने मिशन स्कूल पीरो से पढ़ाई की थी। अच्छा। उसके बाद जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया और उसके बाद की आगे की सारी पढ़ाई है मेरी इंग्लिश मीडियम अच्छा, क्योंकि बिहार में फिर ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में ही कंपलसरी जी, होता है, जी, ऐसा बिल्कुल। ठीक है। तो मैं अब आपसे ये जानूँ कि आपके दिमाग में SSC के बारे में कैसे आया? पहले तो एसएससी के बारे में नहीं आया था ख्याल, मुझे पहले डिफेंस सेक्टर में जाना था। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया, जैसे एयरफोर्स ने भी, बट अच्छा। उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके। तो उसकी वजह से फिर मुझे लगा कि अगर मुझे स्कोप में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो फिर मुझे दूसरे सेक्टर्स को भी ट्राई करना जी चाहिए। तभी आपने तो SSC को चुना? एसएससी को मैंने चुना उसके अच्छा। बाद। तो आपने तैयारी किस सन में स्टार्ट की थी? वहाँ पे जैसे बिहार में एक तो एक परसेप्शन है कि अगर आपको इसमें जाना है, अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है तो बेहतर होगा कि आप अपने ग्रेजुएशन ईयर से ही अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो मैंने भी अप्रॉक्सीमेटली वही किया था। अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से मैंने अपनी स्टडीज़ इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा, आपने आरा से ही स्टार्ट किया था कि आप थोड़ा सा कहीं गए थे, आप निकल नहीं, के? नहीं, मैंने सारी पढ़ाई आरा से ही आरा से ही आरा की? है। आरा से सेल्फ स्टडी किया कि किसी कोचिंग का सहारा लिया आपने? कोचिंग से पढ़ा था मैं, बेसिक स्टडीज़ जो भी होती हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग ली जाती है, अच्छा। तो मैंने कोचिंग से ली थी। वहाँ की एक बहुत ही फेमस कोचिंग है जिसका नाम है वन स्टेप इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपनी बेसिक्स को पूरा किया है, वहीं से अच्छा, तैयारी तो की। अब ये बताइए, आप जब पहली बार कोचिंग में कदम रखा, वनडे एग्जाम के लिए गए, आपको पता है SSC का एग्जाम बहुत बड़ा होता है जी। और लाखों लोग उसमें बैठते हैं एक साथ। तो आपको जब आप पहली बार क्लास में गए, मतलब आपने कोचिंग की, तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? आपने देखा जितने स्टूडेंट्स हैं इनके बीच हमको कंपटीशन करना, ये आपने देखा है जो इनडायरेक्टली फॉर्म भरते हैं, 33 लाख 34 लाख फॉर्म जी, भरते जी, हैं। बिल्कुल। तो फिर आपको कैसा फील हुआ एग्जाम हॉल में? उस टाइम तो बहुत क्लास नर्वसनेस में? होती थी कि इतने सारे भीड़ में हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और उस वक्त तो ऑफलाइन मोड था, जिस वक्त हम पहली बार प्रिपरेशन करने गए थे उस वक्त ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होते थे। तो 200 क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम्स होते थे। तो उनमें जब भी मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाता था तो उसमें मार्क्स मेरे बहुत कम आते थे। तो उस वजह थोड़ी नर्वसनेस होती थी कि ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाएंगे। डिफेंस में हम वैसे ही नहीं जा सकते, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती थी। अच्छा, तो अब जैसे आपका देखो, आपको पता है रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है और GS होता है। GS का वाइड रेंज है, तो GS के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का, क्योंकि जो 21 से 21 तक था, मैथ का वेटेज और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा था। तो मैं सबसे पहले कि मैथ देखो, जो बिहार UP के होते हैं वो ट्रेडिशनली मैथ में ब्रिलियंट होते हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप मैथ में आपने कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा स्किल होता है कि आप कैलकुलेशन और आपका फास्ट स्किल होना चाहिए सॉल्विंग करने का क्वेश्चन, तो आपने ये कैसे डेवलप किया अपने अंदर? क्योंकि आपका मैं देख रहा हूँ SSC CGL 2019 में आपके मैथ में 217 नंबर है, नॉर्मलाइज स्कोर है, फिर भी आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। जी। तो आप बताएंगे थोड़ा सा इस बारे में?
और मैथ्स की प्रिपरेशन तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ऑफलाइन क्लासेस से, तो अपनी बेसिक्स तो मैंने वहीं से पूरी की। वहाँ के टीचर्स ने जो भी सिखाया, जो भी मेथड्स बताया, उनसे स्टार्ट किया। फिर उसके अच्छा बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ मॉक टेस्ट और थोड़े बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेके मैंने अपना मतलब वो जो भी एक बिल्डअप होता है मैथ्स का, वो तैयार किया मैंने। अच्छा और अच्छा। उसके बाद कैलकुलेशंस वगैरह तो वो स्टडीज़ में और टेस्ट में आ जाते थे, तो वैसे पूरा अच्छा, किया मैंने। ये जैसे आप मैथ का आपका हो गया, मैथ प्रैक्टिस कितना करते थे आप मैथ की, कितने हावर्स आप मैथ को ही केवल स्पेसिफिक देते थे? वहाँ पे तो मैथ्स और इंग्लिश को ही जैसे मेंस को कंसिडर करके हम प्रिपरेशन करते थे। अच्छा अच्छा तो मैथ्स और इंग्लिश पे तो मेजर टाइम हमारा जाता था। अच्छा तो दिन के 3-4 घंटे तो मिनिमम उसके बाद टेस्ट देने के बाद उस पे हमारा जाता ही था। अच्छा जैसे प्रीवियस ईयर्स हो गए या फिर जो भी मॉडल सेट्स हो गए, अच्छा। तो उनको प्रैक्टिस करने में तो हमारा अच्छा खासा टाइम जाता था मैथ्स अच्छा, में। तो ये हो गया मैथ का। अब अच्छा, इंग्लिश का जैसे आप जैसे कि ट्रेडिशनल ये भी है जी कि बिहार और यूपी से जो जी आते हैं जी उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती जी बेसिकली। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का बेटे, जितना मैथ का है उतना ही इंग्लिश का है। तो इसमें आपने कैसे अपने आप को अच्छे लेवल पे ला कर आए? क्योंकि आपका मैं देख रहा हूँ सीजीएल आपका 19 की बात करूँ 19 में 186 है, जी 20 में बात करूँ 177 है, और 21 में फिर से बात करूँ तो 180 है। तो जी आपका स्कोर, क्योंकि 21 में तो नॉर्मलाइजेशन था ही नहीं, जी तो जी ये आपका बिल्कुल। रो स्कोर 180 है, तो ब्रिलियंट स्कोर मैं इसमें कहूँगा, क्योंकि आप टॉपर्स में आते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि इंग्लिश में आपने कैसे किया है? हाँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन तो जैसे मैंने कहा कि 12th से मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच कर लिया था। हम्म तो थोड़ी बहुत तो वहाँ से हेल्प मिल ही गई। हम्म। उसके बाद जब मैं कंपटीशन में आया तो हमारे टीचर्स बड़े अच्छे थे। अच्छा उन्होंने मतलब फुल गाइडेंस दिया बढ़िया से, कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कवर करना है, किस तरह से वोकैब पार्ट को कवर करना हम्म। है। तो अगर अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाती है तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने में फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने वो किया, कुछ बुक्स का सहारा लिया, फिर वैसे ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी सहारा लिया। अच्छा, जैसे ये होता है ना बुकैप का, कहते हैं जी ना जी बुकैप बहुत अनलिमिटेड होता है, कोई उसका मतलब जी था या नहीं, मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट बिल्कुल। तरीके से। तो कैसे आपने उसको कंसाइज किया है बुकैप को? वोकैब के लिए तो मैंने एक चीज़ माइंड में रखी थी कि जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, हाँ। उनको पहले तो अपना बनाओ। हम्म फिर जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं, हम्म। क्योंकि एसएससी अपने लाइन से बहुत ज़्यादा नहीं भटकता है, अच्छा कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर को अपने साथ रख के चलता है। अच्छा तो जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके वर्ड्स हैं, उनको आप रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। अच्छा किसी भी एक कलेक्शन वाले बुक को पकड़ लो जिसमें सारे कलेक्शन एक जगह दिए हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करो। फिर अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट है तो आप वहाँ से वर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हाँ, हो। ये इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, जी कॉम्प्रिहेंशन का जी बिल्कुल प्री में तो नहीं, मेंस में सीजीएल अगर बात करूँ इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंस का बड़ा वाइड रोल है, क्योंकि बिल्कुल। 55 के अराउंड आपके क्वेश्चन आते थे, हम्म, क्योंकि अभी तो चेंज हो गया। उसको कैसे आपने किया? क्योंकि आपने बताया कि आपने जो जनरल चीज़ें होती वो आपने किया, कोचिंग में आपने इंग्लिश ग्राउंड हो गया था, आप इंग्लिश मीडियम हो गया था 10th के बाद, जी जी। तो आपने उसमें तो जो कॉम्प्रिहेंस रीडिंग वाला पोर्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, उसमें कैसे आपने, मानता हूँ बुक आपको उसमें हेल्पिंग रहता है, लेकिन बिल्कुल। आपने उसमें और कैसे अच्छे किया? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब तक आपको इंग्लिश पढ़नी और समझनी नहीं आएगी साथ साथ, तब तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसके वो लिए कैसे डेवलप होगा? उसके लिए सबसे पहले तो आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करने होंगे, आपको इंटरेस्ट लाना होगा रीडिंग्स में। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ता था कोई, जैसे इंग्लिश की बुक आपको पसंद आ गई तो आप वो पढ़ सकते हो। तो रीडिंग हैबिट्स आप डालोगे, फिर धीरे धीरे सीखोगे, उनमें वो कैंप्स जो मिलेंगे उनके उनके मीनिंग्स जान के आप अगर साथ साथ समझते जाओगे तो फिर रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएंगी और फिर कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए ईजी हो अच्छा, जाएगा मेरे तो हिसाब यहाँ से। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब, अगर आपके पास न्यूज़पेपर की आप आदत डालते हैं, रीडिंग करते बिल्कुल हैं, इन द सेंस आप नोवेल पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, रीडिंग स्किल आपको अच्छी करनी है और आपको अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नोवेल भी पढ़ सकते हो आप, यहाँ पे बिल्कुल। इनका कहना ये है। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग। रीजनिंग का पार्ट पहले कुछ नहीं था, प्री के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अब देख रहा हूँ 22 में रीजनिंग भी आपका आ गया, और उसमें कुछ चीज़ें डेवलप की गई, बैंकिंग लेवल का थोड़ा बहुत जाया गया है। बिल्कुल। तो इसमें आप बताइए कि आपने रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग तो कहीं से सोर्स होता ही नहीं, डायरेक्ट पढ़ता है पहली बार स्टूडेंट्स। हाँ, तो रीजनिंग तो मैंने मेजरली 90% अपने ऑफलाइन क्लासेस से ही सीखी है। तो रीजनिंग का ऐसा है कि अगर एक बार आपको सारे थ्योरीज पता चल जाते हैं, सारा जिस तरीके से बनता है, सारे चैप्टर्स अगर एक बार आप पढ़ लेते हो, तो फिर उसके बाद आपका अपना जो भी मेहनत है वही काम करता है। आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसकी थ्योरीज तो चेंज होने वाली है नहीं। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजनिंग वैसे ही डेवलप होती जाएगी, उतना अच्छा होता जाएगा आपका। अच्छा, तो ये तो रीजनिंग का ज़्यादा कुछ वाइड एरिया है नहीं, तो रीजनिंग का आपको वैसे बताया जिन्होंने शॉर्ट टर्म में बता दिया। क्योंकि अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जीएस, क्योंकि जीएस अथा है, स्टैटिक जीके भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है उसमें, और आपके क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये सब तमाम चैप्टर हैं आपके सब्जेक्ट हैं। तो आपने उस पर कैसे इसको, सबसे बड़ी बात है कि आपको इतने बड़े आपने
चैप्टर को, इतने बड़े सब्जेक्ट को आपने कैसे कॉन्साइज किया, कैसे छोटा करके आपने कहा कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, या कैसे आपने उसको मैनेज किया? वैसे जीएस के मामले में तो मैं भी कुछ हद तक फेल ही रहा हूँ। जीएस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट फिर भी जितना भी मतलब मुझे अपने सीनियर से जो गाइडेंस मिला, जितने टीचर से जितना गाइडेंस मिला, तो मैं लूसेंट को मैं अच्छे से पढ़ा हूँ। मैंने लूसेंट से अच्छे से प्रिपरेशन की है। उसके बाद हमारे साइड में एक बुक फेमस है, पता नहीं सब जगह फेमस है या नहीं, टॉप स्पीड करके एक बुक आती है। अच्छा तो उससे भी मैंने पढ़ा, वो थोड़े वाइड रेंज को कवर करती है। अच्छा तो टॉप स्पीड से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया मैंने, तो उससे अच्छे खासे जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि उसको पीसीएस वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा बहुत प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें ऑनलाइन जैसे यूट्यूब की मदद से, और जो भी ऑफलाइन बुक्स आती हैं, जो मंथली जो बुक्स आती हैं, उनकी मदद से मैंने उसको कवर किया था। इसके अलावा जितने भी जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जो डेली लाइफ में आप पढ़ते रहते हो, तो उनसे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है उस टाइम। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे सीधा आपसे पूछूंगा, तो आपने आपने कोचिंग की, अच्छा आपने कितने साल तक कोचिंग की? वैसे तो हमारा कोचिंग का ऐसा था कि आप पढ़ते रहो, एक तरह से वो कोचिंग कम लाइब्रेरी था। अच्छा तो कोचिंग आप करते रहो, साथ में आपको लाइब्रेरी करने का मन है अच्छा, तो तो आप वहाँ आपने पे। लाइब्रेरी भी की है हाँ, मतलब? मतलब वहाँ पे। अच्छा, तो आप लाइब्रेरी में अदर देन कोचिंग आपने कितना टाइम स्पेंड करते थे आप? वैसे तो लाइब्रेरी हमारा जो क्लासेस थे वो 3 घंटे तक चलते थे। अच्छा उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमने क्लासेस को स्किप कर दिया, क्योंकि हमारा सारा टॉपिक कवर हो चुका था, अच्छा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका अच्छा था। अच्छा उसके बाद हम लगभग पूरा दिन लाइब्रेरी में देते थे, अच्छा 5 से 6 घंटे लगभग। अच्छा अच्छा 5 से 6 घंटे, जी मतलब अराउंड आपका, अगर मैं कोचिंग को भी इंक्लूड कर लूँ, जी। ओवरऑल आपके मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड कर लूँ, तो ओवरऑल आप कितने हवर्स केवल स्टडी पे आप स्पेंड करते थे? वैसे तो 7 to 8 आवर्स आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वैसे लगातार तो ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ के रोज़ 8 आवर्स पढ़ रहा हूँ, बट एज एवरेज आप अगर निकालोगे तो मैं 6 to 8 आवर्स मैं पढ़ता था। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका। अच्छा, आप कोई इंपॉर्टेंट किताबें जो आप प्रेफर करना चाहोगे? देखिए, वैसे रीजनिंग के लिए तो मैंने ऑफलाइन ही क्लासेस की हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता। रीजनिंग के लिए जो भी आपको एक प्रीवियस ईयर बुक है जिसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप वो बना सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर लगाई हुई हैं। इसके अलावा ब्लैक बुक वोकेबलरी के लिए, और ग्रामर्स के लिए जितने मेरे टीचर्स ने पढ़ाया है उसको, उसके बाद नीतू सिंह की वॉल्यूम 1-2, अच्छा और जो पिनाकल की जो प्रीवियस ईयर आती है, अभी हाल में मैंने 2021 के एग्ज़ाम के टाइम मैंने वो किया हुआ था। ली थी हाँ, आपने, उस उससे टाइम ही में। किया था। जी तो अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। मॉक टेस्ट कब देना चाहिए और कितने टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, यानी अगर आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट भी अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, तो आप एक मॉर्निंग एक इवनिंग या एक ही मॉक टेस्ट देना चाहिए, और क्या वीकली भी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वीकली देना चाहिए? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट के लिए क्या अपनी रणनीति रखी थी आपने? देखिए, अभी तो मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले तो एक दिन में 2 टेस्ट देने पॉसिबल नहीं थे। तो मैंने ऐसा किया था कि जैसे मेरे मतलब सीनियर्स ने भी बताया था कि जैसे ही आप मतलब एग्ज़ाम दे दो आप, तो 1 हफ्ते के अंदर आंसर की आ भी जाती है, या आपको खुद से भी पता चल जाता है कि आपके कितने बिल्कुल मार्क्स आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो जितने मेरे सीनियर्स ने बताया है, तो उसके हिसाब से उनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर आपके प्री में मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आप उसी टाइम से अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अच्छा और उसी टाइम से ये सजेस्टेड होता है कि आप एक मॉक टेस्ट तो डेली लगाओ ही लगाओ। अच्छा और जैसे जैसे आपका मेंस एग्जाम नज़दीक आते जाता है, आप मॉक टेस्ट का नंबर्स बढ़ा सकते हो। अच्छा। तो पहले के टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2 घंटे मैथ्स पे और 2 घंटे इंग्लिश पे लगातार देने पड़ते थे। हाँ बिल्कुल। तो एक दिन में 2 टेस्ट देना पॉसिबल नहीं होता था। हाँ तो अभी क्या है कि आप मेंस में एक दिन में 2 टेस्ट दे सकते हो। और अभी तो मेंस का डेट भी आ गया है, तो आपको दिन में 2 टेस्ट तो लगानी ही चाहिए। हाँ, तो मेंस का डेट आपको पता ही होगा, जैसे 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपका पेपर होना है, तो बहुत जल्दी हो गया, इतना एक्सपेक्टेड किसी को नहीं था। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपका, मैंने पहला आपने पेपर दिया, मान लो कोई शुरुआत कर रहा है, फ्रेश बच्चा है, वो शुरुआत कर रहा है, मॉक टेस्ट उसके नंबर नहीं भर रहा है, तो क्या होता है उसके मन में एक भावना जागृत होती है, मान लो लगातार उसने 10 दे दिए, कंटिन्यू दे दिए, उसको नहीं पता स्ट्रेटजी का, तो उसके मन में एक फीलिंग आती है, यार नंबर नहीं बढ़ा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन नंबर इंक्रीज मॉक में नहीं हो रहा। मैं प्री लेवल से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? और देखिए, मॉक टेस्ट का तो एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सिर्फ अंधे होके मॉक टेस्ट ना दो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो। मैं क्या करता था कि मैंने एक डायरी रखी हुई थी, उसमें अपने सारे सेक्शंस को लिख लेता था। कितने क्वेश्चंस मेरे से मॉक्स में नहीं बने, जो मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए वैसे, और कितने क्वेश्चंस मेरे गलती हुए, तो उसको मैं एक जगह लिखता था, नोट डाउन करता था। और वीक के एंड में, मतलब संडे को या फिर सैटरडे को, उनको बैठ के देखता था कि कौन से चैप्टर में कौन से सेक्शन में मेरा मार्क्स ज़्यादा
डाउन हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैं उसकी प्रिपरेशन करता था, उसको थोड़ा अपना बिल्डअप करता था। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। तो मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हैं उनको तो ये करना ही चाहिए। आप अपने जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं या फिर जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको एक जगह उनका आप कलेक्शन बनाओ और वीकेंड में उसको अच्छे से एनालाइज करो अच्छा, जो क्वेश्चन सही होते हैं उनको भी देखना होता है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। अच्छा, उनको भी क्योंकि देखना। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सही कर जाते हैं लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता है। अच्छा। कभी कभी तुक्का भी लग जाता है हाँ, सही। ओके। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज अच्छा, करना अब चाहिए। ये मॉक टेस्ट, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट किस किस जगह से दिए? मतलब आज जो होता है ना कि मॉक प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जी आपके, जी। मतलब कहाँ से आपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया? क्योंकि तो बेसिक। सबसे पहले तो सबसे बड़ा फेमस जो प्लेटफॉर्म है वो तो सबको पता होगा, टेक्स्ट बुक है। तो ऑब्वियसली मैंने टेक्स्ट बुक तो दिया ही है। प्री के टाइम तक मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक ही दिया था, अच्छा क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा फेमस बाकी सारे नहीं थे और इतना ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं था जब मैंने पहली बार सीजीएल दिया था। अच्छा। मेंस के टाइम तक मुझे ऐसा बताया गया था कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक्चुअल अपने पोजीशन का पता लगता है। तो मैंने टेक्स्ट बुक और फिर जो पहले ग्रेडअप था, अभी तो बायजूस हो गया है, तो मैंने बायजूस से दिया था। और कुछ मॉक टेस्ट मैंने ऑलिव बोर्ड्स के जो वीकली होते हैं लाइव टेस्ट, मैंने उनसे दिया था। मतलब आपने तीन जगह से उठाया। हाँ एक आपने टेक्स्ट बुक उठाया, जी एक आप बायजूस उठाया आपने, और एक जी। ऑलिव बोर्ड से ऑलिव उठाया। बोर्ड। तो इनमें आपको क्या वेरिएशन देखने को मिला? वेरिएशन होता है कि सेम पैटर्न पे होते हैं बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उस टाइम क्या होते थे कि टेक्स्ट बुक्स के कंपैरेटिवली ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट आते थे वो थोड़े ज़्यादा हार्ड होते थे। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक के मॉक्स ज़्यादा इजी लग रहे हैं तो आप एक बार ऑलिव बोर्ड भी लगा के देख सकते हो कि उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितना ज़्यादा वेरिएशन मार्क्स में हो रहा है। जैसे बायजूस का मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता था। बायजूस में इंग्लिश का जो भी पैटर्न होता था, जो भी जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो बहुत अच्छे तरीके से दिए होते थे। वो मेरे को बायजूस का इंग्लिश अच्छा लगता था। अच्छा तो अलग अलग टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाता है। अच्छा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने सीजीएल का 2019 का पहले प्री में बैठे, तो पहले तो यही रहता है कि हमारा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको यही रहता है, हे भगवान मेरा पेपर अच्छा चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका पेपर अच्छा चला गया, आपके नंबर बने टीयर 1 में, सीजीएल 2019 में इनका बना है टीयर 1 में नॉर्मलाइज स्कोर है 176 है। तो उसके बाद ही आपने मेंस की तैयारी चालू कर दी थी, जैसा आपने अभी आगे पीछे बताया आपने। तो आपके देखिए मैथ में इनके नंबर हैं 217 2019 की बात करो, और इंग्लिश में इनके 186 जो मैंने आपको बताया। टीयर 3 का तो आपको पता ही है कैसे नंबरिंग होती है, तो इनके 51 नंबर है, उसको माइंड नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले जानता हूँ, आपकी पूरी फैमिली को होल यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। जब आपका रिजल्ट आया 8 अप्रैल को, लकली मैं बता दूँ 8 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, उसी दिन रिजल्ट आया था, और बेसिकली आप लोग मेरे साथ उस दिन जुड़े भी थे। तो 8 अप्रैल को जब रिजल्ट आया, तो जब आपने देखा कि आपकी, सबसे पहले तो आप ये देखा कि मेरी जॉब लगी है, फिर आपने ये देखा कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, तो फिर आपके परिवार का माहौल क्या था, या आपका क्या दिल कह रहा था उस समय जब आपकी जॉब लगी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये हर माँ बाप की खुशी होती है। हर एक स्टूडेंट्स ये चाहता है कि अपने माँ बाप को खुश देखूं, अपने परिवार को खुशी दूं और माँ बाप का सर ऊंचा करो। तो आपको उस दिन कैसा फील हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। हाँ, उस दिन तो काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग्स थी। एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी हैरानी भी थी, क्योंकि मैंने इतना अच्छा पोस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि उस टाइम सीजीएल के कोर्ट केस भी चल रहा था और काफ़ी लंबा टाइम 14 महीने कोर्ट केस चला था। बिल्कुल। और फिर कोविड की वजह से इसके बहुत सारे डेट्स भी आगे बढ़ाए गए थे। आगे बढ़ाया गया था। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया था और उसके बाद मैंने जो पोस्ट एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया पोस्ट मुझे मिली। तो इस वजह से थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और घर पे भी सब लोग खुश हुए। अच्छा, तो अब आपने 2020 फिर से दिया। हाँ तो 2020 में आपका प्री का थोड़ा सा हो जाता है, जब आप सिलेक्शन में जाते हैं तो थोड़ा 156 है, और टीयर 2 में इनका मैथ का 164 है। इंग्लिश में फिर से वही बेटर स्कोर है, मैथ का ही बहुत अच्छा स्कोर है। और इनका 2020 में आपका फिर से रिजल्ट आया और आप फिर से आप सिलेक्शन पाए। इस बार आप पाए प्रिवेंटिव ऑफिसर। 2019 में आपको मिला सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। और अच्छा, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, तो अभी आप कहाँ पर हैं? अभी तो मैं गुवाहाटी में है, मतलब मुझे मिला है गुवाहाटी जोन। बट अभी मैं शिलोंग में अंडर इंडक्शन ट्रेनिंग हूँ। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब 2020 में आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है, तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ से जाके फिर मैं मार्च में एक्सपेक्टेड है। कहाँ मिला है आपको? कोलकाता जोन में मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर एज अ ऑफर हुआ है, तो मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन अच्छा, करूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 2021 की, क्योंकि आपने लगातार 3 बार फायर किया एसएससी के ऊपर। सीजीएल 2019, सीजीएल 2022 और सीजीएल 2021। अब 21 में आपका नंबर, मैं कंपेरेटिव की बात करूं, 19 के बराबर है। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2021 में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था टीयर 2 में। तो यहाँ पे मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, अब आपको कौन सी पोस्ट आपकी दिल की तमन्ना है कि हमको ये पोस्ट चाहिए? देखिए, यहाँ पे आने के बाद तो मुझे सबसे अच्छी पोस्ट यही लगी, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर। तो
मैंने उसी के लिए ट्राई किया है, और मैंने ये मतलब इसके लिए ट्राई किया कि मुझे अपना होम स्टेट मिल जाए, जहाँ ताकि मैं अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर पाऊँ। होम स्टेट चाहिए जी आपको, बिल्कुल। मतलब यानी कि आपका जो होम स्टेट है वो रांची जोन में रांची शायद जोन आता में, है, हाँ। और पटना आपको मिल जाए तो आपको जी उसमें सर है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़े अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स को अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। देखो क्या होता है ना, जब आप पढ़ रहे होते तो अपने आप को धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी कम होती जाती है और आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो मोटिवेट कैसे स्टूडेंट्स रखें अपने आप को, आप कैसे मोटिवेट रहे, ये और बताइए आप थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके घर में ही है। आप खुद को देखो कि मुझे ये जॉब क्यों चाहिए। अगर ये जॉब नहीं होगी तो मेरे पास क्या होगा। तो आप अपने सबसे पहले खुद को देखो, खुद से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। फिर आपके साथ आपके जो दोस्त रह रहे हैं उनको 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 साथ लेके चलो। फिर आप वो जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, आपको मोटिवेशन खुद से मिलता मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप खुद के बारे में सोचो कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। अगर आप जिस दिन उस ये जज्बा आ जाएगा आप में, तो उस दिन आपको दूसरों से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो मोटिवेशन वीडियो आती हैं देखते हैं कि मोटिवेशन मिलता रहता है, मैं भी उसी टाइम में हूँ कि मोटिवेशन वीडियो है आपको लेकर बूस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ स्ट्रेटजी मोटो है हमारा, क्योंकि अब मेंस का डेट ज़्यादा दूर नहीं है, 30 दिन ही है यहाँ से। तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे लाया जाए टॉपर्स का, जो बन अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकाला, तो मतलब उसके अंदर बहुत क्वालिटी है, लगातार एक रो में 3 एग्जाम निकाल रहे हैं। तो इस बेस पे तो मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पढ़ाई को लेकर लास्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने सीनियर जूनियर जो भी स्टूडेंट्स हैं या देख रहे हैं वीडियो को इसको। मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरे जज्बे से पढ़ाई करो। अभी तो इस बार सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके लिए मौका भी बहुत अच्छा है। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट दो। अभी तो मेंस की डेट भी नज़दीक आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डेट्स आ गई हैं तो इसका मतलब आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम ही टाइम है। तो आप जितने भी दिन है उसमें आप अपने मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो। जितना भी चीज़ आपने पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज़ करो, ताकि उन उन सब्जेक्ट्स में से अगर कोई क्वेश्चंस आए तो ना छूटे। क्योंकि फिर जो आप पढ़े होते हो वो अगर एग्ज़ाम में छूट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा, तो जो जितना भी आपने पढ़ा है उनको रिवाइज़ करो, टेस्ट दो, और अपने आप को अच्छे से तैयार करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मैं राकेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि धन्यवाद। आपने मेरे मेरे लिए समय निकाला। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने गाइड किया। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लगातार वीडियो देखते रहते हैं कि उनको एक रास्ता नहीं मिलता है, एक एग्जैक्ट जो जी रास्ता बिल्कुल। चाहिए होता है वो वही स्टूडेंट देखता है जो जमीन से नीचे से उठ के आया और शीर्ष तक पहुंचा हो और उसने सब कुछ देखा हो। तो वो जीता जागता उदाहरण आपके सामने राकेश कुमार हैं। जो बिहार आपको पता ही है कितना फेमस है एजुकेशन के लेवल पर, मतलब जो सोच लेता है वो करके छोड़ते हैं लोग। बिहार के मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है। तो बिहार के लाल हमारे साथ थे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे धन्यवाद। इंस्टीट्यूट में आए और धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप 2021 से अपने मन चाहा आपको जॉन मिले और आप अपने घर पहुंचे, माता पिता के साथ रहें। इसी कामना के साथ इस वीडियो का मैं समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।